कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी से बात कर रही होती हैं और आपको महसूस होता है कि वो सुन तो रहे हैं पर आपकी बात उन तक पहुंच नहीं रही। जैसे आप एक शीशे की दीवार के आर पार बात कर रही हो, शब्द सुनाई दे रहे हैं पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। बिल्कुल। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप 5 मिनट बात करते हैं और लगता है जैसे जैसे वो आपको सालों से जानते हैं। हाँ, ये क्या होता है? ये फर्क क्यों है? ये एक तरह से इंसानी जुड़ाव का एक छिपा हुआ विज्ञान है, एक ऐसी भाषा जो कानों से नहीं बल्कि दिमाग से सुनी जाती है। अच्छा। और आज हम इसी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने डेल कार्नेगी के सिद्धांतों पर अपने कुछ नोट्स भेजे हैं और आज की हमारी बातचीत का आधार वही है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ लोग हमारे दिमाग के ताले बिना चाबी के खोल देते हैं। बिल्कुल। ये कला कैसे काम करती है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कभी आपने ट्रैफिक सिग्नल पर बगल वाली गाड़ी में बैठे अजनबी से आंखें मिलाई हैं? हाँ, कई बार। सिर्फ 2 सेकंड के लिए वो आपके दिमाग में एक फैसला हो जाता है, ये इंसान भरोसेमंद लगता है या इससे दूर रहना ही बेहतर है, बिना एक भी शब्द कहे। ये कैसे हुआ? ये तो रोज होता है। तो इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? किसी को सच में सुनने से? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक सच को समझने से। ओके। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा खुद में दिलचस्पी रखता है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारी बनावट है। मतलब हम सब अपनी कहानी के हीरो हैं और हमें बस एक दर्शक चाहिए। बिल्कुल। हर इंसान के दिमाग के अंदर एक पूरी कायनात चल रही है, उसके सपने, उसके डर, उसकी छोटी छोटी जीतें, और हम सब तरस रहे हैं कि कोई उस कायनात में झांकने की कोशिश करे। और न्यूरोसाइंस भी इसी बात को वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। कैसे? जब कोई उस अंदर की दुनिया में सच्ची दिलचस्पी दिखाता है तो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स, मतलब इनाम वाले केंद्र, वो सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड रसायन निकलने लगते हैं। दिमाग के लिए सुने जाने का एहसास वैसा ही है जैसे भूखले को खाना मिलना। अच्छा, तो इसीलिए जब मैं दिल्ली की खचाखच भरी मेट्रो में सफर कर रही होती हूँ और उस भीड़ में कोई दोस्त मिल जाता है जो शोर को नजरअंदाज करके पूछता है, अरे छोड़ ये सब, मुझे बता तेरे उस इंटरव्यू का क्या हुआ, तो वो 5 मिनट मुझे दुनिया के टॉप पर महसूस कराते हैं। वही है वो एहसास। या किसी बड़े से फैमिली डिनर पे जहां 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं और कोई अचानक रुक कर आपकी तरफ देखे और कहे, 1 मिनट रुको सब, पहले इसकी बात सुनो। हाँ। उस एक पल में जो महसूस होता है वो सिर्फ इज्जत नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक पुष्टि है कि हाँ, तुम यहाँ मौजूद हो और तुम्हारी बात मायने रखती है। सही बात है। पर कार्नेगी एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं और श्रोता के नोट्स में भी इस पर जोर दिया गया है। सिर्फ खामोश रहकर सिर हिलाना सुनना नहीं होता। हाँ, वो तो मैं भी करती हूँ जब मेरा ध्यान कहीं और हो। उसे तो सुनने का नाटक करना कहते हैं। तो फिर असली और नकली सुनने में फर्क कैसे पता चलता है? फर्क इरादे का होता है। ज्यादातर बातचीत क्या है? एक तरह का प्रदर्शन, एक स्टेज है और हम सब एक्टर हैं। हमने एक मनोवैज्ञानिक कवच पहना होता है ताकि कोई हमारी कमजोरियों को न देख ले। एक माहिर सुनने वाला इस कवच को धीरे धीरे उतार देता है, वो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई दोस्त कहता है कि आज ऑफिस में बहुत काम था। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? हाँ यार, मेरे ऑफिस में भी यही हाल है। हाँ बिल्कुल। बातचीत हाईजैक हो गई। पर एक माहिर सुनने वाला शायद कहेगा, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम सिर्फ थके हुए नहीं बल्कि किसी बात से निराश भी हो। सब ठीक है? वाह। ये सवाल नहीं है, ये एक चाबी है। आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने उसके अंदर का शोर सुना है। ये तो एक पूरी कला है। लेकिन क्या ये सिर्फ दोस्ती में काम आता है या इसका इस्तेमाल किसी बहस या मुश्किल बातचीत को जीतने के लिए भी किया जा सकता है? बल्कि वहीं ये सबसे ज्यादा काम करता है। श्रोता के नोट्स में इसे बातचीत के खामोश हथियार कहा गया है। हथियार? सुनने में हथियार कैसे हो सकते हैं? ये तो बड़ा विरोधाभासी लग रहा है। पहला हथियार है धैर्य, या कहूं तो खामोशी का सही इस्तेमाल। अच्छा। बातचीत के मैदान में खामोशी को भरने की बेचैनी ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई अपनी बात करते करते बीच में रुक जाता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम तुरंत उस खाली जगह को भर दें। हाँ। पर एक माहिर सुनने वाला उस खामोशी को और गहरा होने देता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल पावर मूव है। खामोशी सामने वाले को मजबूर करती है कि वो और जानकारी दे और गहरे राज खोले। मैं ये करने की बहुत बड़ी दोषी हूँ। मुझे ऑकवर्ड साइलेंस से नफरत है। मैं उसे भरने के लिए कुछ भी बोल देती हूँ। हम सब करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो चुप रह सकता है वो दूसरे को अपनी सारी रणनीति बताने पर मजबूर कर देता है। दिलचस्प है। और दूसरा हथियार? दूसरा हथियार है पूरा ध्यान। और इसका मतलब सिर्फ फोन नीचे रखना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है अपने दिमाग में चल रहे जवाबों को शांत करना। हमने से ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पकड़ लिया आपने।
मैं सुन रही होती हूँ पर मेरे दिमाग के बैकग्राउंड में मेरा जवाब टाइप हो रहा होता है। हम सब यही करते हैं। हमारा दिमाग एक बेहतरीन जवाब लिखने की मशीन है, सुनने का यंत्र नहीं। और ये सामने वाले को पता चल जाता है, आंखें सब बता देती हैं। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार है फॉलो अप सवाल। फॉलो अप सवाल? वो सवाल जो साबित करते हैं कि आपने सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसके पीछे का मतलब भी सुना है। अच्छा, जैसे कोई अपनी पेरिस ट्रिप के बारे में बता रहा है तो मैं कहूंगी, अरे वाह, मैं भी पेरिस गई थी, वहां का लूव्र म्यूजियम कितना कमाल का है। मैंने तो यही सीखा है कि कॉमन ग्राउंड ढूंढो। और बूम, बातचीत हाईजैक हो गई। अच्छा, कहानी अब पेरिस की नहीं, आपकी बन गई है। आपने अनजाने में स्पॉटलाइट खुद पर ले ली। एक माहिर सुनने वाला, जैसा कानेगी बताते हैं, वो पूछेगा, उस पूरी ट्रिप में ऐसी कौन सी एक आवाज या खुशबू थी जो तुम्हें आज भी ठीक वैसे ही याद है? वाओ, ये तो बातचीत को हाईजैक नहीं करता। नहीं, ये सामने वाले को और गहरा उतरने का न्योता देता है। आप उन्हें अपनी यादों का हीरो बने रहने देते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि हम अनजाने में कितनी गलतियां करते हैं। श्रोता के नोट्स में कुछ बातचीत के विलन का भी जिक्र था। हम सब शायद कभी ना कभी वो विलन बन जाते हैं। बिल्कुल, हम सब बनते हैं। पहला और सबसे आम विलन है द इंटरप्टर, बात काटने वाला। हाँ, वो ये संदेश दे रहा होता है कि मेरी बात तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी है। निकालने की धमकी दे दी। हाँ, आप कहेंगे मुझे प्रमोशन मिला, वो कहेगा अरे मुझे तो इससे भी बड़ा मिला था। ये लोग बातचीत नहीं करते, ये मुकाबला करते हैं। और तीसरा जो शायद सबसे चालाक है, द रीडायरेक्टर, बात घुमाने वाला। कहानी आपकी शुरू होती है पर क्लाइमैक्स तक हीरो हमेशा वो बन जाता है। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? मतलब ये तो साफ है कि इससे रिश्ते खराब ही होते हैं। इन सभी व्यवहारों के पीछे अक्सर एक गहरी असुरक्षा होती है, स्पॉटलाइट में रहने की जरूरत। उन्हें लगता है कि अगर वो बातचीत का केंद्र नहीं रहेंगे तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी। और होता है इसका उल्टा है। विडंबना यही है, ऐसा करके वो लोगों की नजरों में और छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शक्तिशाली है, ये समझ आ गया। लेकिन बहसें, मैं उन बहसों में रही हूँ जहां मेरे पास सारे तथ्य थे, सारा लॉजिक था, और मैं फिर भी हार गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबको लगता है कि बहसें तथ्यों से जीती जाती हैं। हाँ, और शायद ये इंसान के दिमाग को समझने में हमारी सबसे बड़ी गलती है। कैसे? ऑफिस मीटिंग का वो सीन याद कीजिए। सारा ने अपने सारे डेटा के साथ डेविड के हर पॉइंट को गलत साबित कर दिया है। उसे लगता है कि उसने बहस जीती है, पर उसने अनजाने में एक जंग शुरू कर दी है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई हमारे विचारों को चुनौती देता है तो ये सिर्फ विचारों पर हमला नहीं होता, ये हमारी पहचान पर, हमारे अहम पर हमला होता है। डेविड को यह महसूस नहीं हुआ कि उसका लॉजिक कमजोर था, उसे महसूस हुआ कि भरी मीटिंग में उसकी इज्जत कम हो गई। और फिर वो इंसान तर्कों का जवाब नहीं देता, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ता है। और इसका एक जैविक कारण भी है। जैसे ही कोई हमें गलत साबित करता है, हमारे दिमाग का जो खतरे का अलार्म सिस्टम है, एमिगडाला, वो सक्रिय हो जाता है। अच्छा। और वो हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, को लगभग बंद कर देता है। मतलब लॉजिक बंद, सिर्फ लड़ाई चालू। हाँ, आप जितने ज्यादा मजबूत तर्क देंगे, सामने वाले का दिमाग उतनी ही मजबूती से अपनी बात पर अड़ेगा। तो फिर रास्ता क्या है? चुप रहे, हर गलत बात को मान ले? नहीं, दूसरा रास्ता है, पर उस रास्ते पर चलने के लिए आपको उस एक चीज को छोड़ना होगा जिसकी भूख आपके अहम को सबसे ज्यादा है। सही होने का नशा। सही होने का नशा। कार्नेगी कहते हैं कि बहस जीतने का असली तरीका है बहस ना करना। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये नशा छोड़ दिया। ये बहुत मुश्किल होगा, पर मान लेते हैं। अब मैं क्या करूं? अब आपके पास 3 तकनीकें हैं। पहली, सुकराती विधि, सोक्रेटिक मेथड। हाँ, बयान देने की बजाय सवाल पूछिए। ये कहने की बजाय कि तुम्हारा डेटा गलत है, आप पूछ सकते हैं, ये दिलचस्प है, क्या हम इस डेटा को इस दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं? ये हमला नहीं लगता, ये सहयोग लगता है। बिल्कुल। दूसरी है स्टील मैनिंग। आप सामने वाले की दलील को कमजोर नहीं करते, उसे और मजबूत बनाकर पेश करते हैं। अच्छा। आप कहते हैं, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो आपका पॉइंट ये है कि हमें इस फीचर पे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में ग्राहक खुश रहेंगे। और ये एक बहुत वैलिड चिंता है। क्या मैंने आपको सही समझा? इससे तो सामने वाले का डिफेंस सिस्टम तुरंत नीचे आ जाएगा। उसे लगेगा कि आपने उसे सुना है और समझा है। और फिर जब वो शांत हो जाए तब आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। और तीसरा है फील फेल्ट फाउंड। आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। ये हो गया फील। फिर जब ये आइडिया पहली बार मेरे सामने आया था तो मुझे भी ठीक ऐसा ही महसूस हुआ था। ये है फेल्ट, साझा जमीन बनाना। हाँ। और फिर मैंने जब इस पे और रिसर्च की तो मैंने पाया कि असल में एक और रास्ता है जो ज्यादा असरदार हो सकता है। ये है फाउंड। आपने उसे गलत नहीं कहा, आपने बस अपनी यात्रा साझा की। इन सब में एक बात कॉमन है,
आपका फोकस मैं सही हूँ तुम गलत हो से हटकर चलो मिलकर इस समस्या को समझते हैं पर चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो जब सामने वाला लड़ने पर ही तुला हो? तब एक और तरीका काम आता है जिसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखा है, मनोवैज्ञानिक निरस्त्रीकरण। ये नाम तो बहुत भारी भरकम है। पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सामने वाले के हमला करने से पहले ही अपनी गलती पूरी तरह बिना किसी बहाने के मान लेना। इससे क्या होगा? लड़ने के लिए कोई दुश्मनी नहीं बचेगा। जैसे ही आप कहते हैं ये पूरी तरह से मेरी गलती है, सामने वाले का एमिगडाला जो लड़ाई के लिए तैयार था वो शांत हो जाता है। लड़ाई की ऊर्जा समाधान खोजने की ऊर्जा में बदल जाती है। सही। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? क्या कुछ लोग इसे आपकी कमजोरी नहीं समझेंगे? ये एक वाजिब डर है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो सामने वाला हैरान हो जाता है। वो आपसे लड़ने की उम्मीद कर रहा था, आपने उसे सहयोग का न्योता दे दिया। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का केस स्टडी है। टीम लगातार डेडलाइन मिस कर रही थी, सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे। मैनेजर ने मीटिंग बुलाई और कहा, ये मेरी गलती है, मैंने आप लोगों को सही रिसोर्स नहीं दिए, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस एक बयान ने सब कुछ बदल दिया होगा। सब कुछ। ब्लेम कल्चर खत्म हो गया। टीम ने मिलकर समाधान खोजना शुरू कर दिया। वाह, ये तो बहुत हिम्मत का काम है। और निजी रिश्तों में तो ये और भी शक्तिशाली होगा। बिल्कुल। एक पिता देखता है कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है, उसे डांटने की बजाय वो उसके पास बैठकर कहता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी एक बार बहुत डर गया था और मैंने अपने पापा से झूठ बोला था। उसने बेटे को जज नहीं किया, बल्कि उसके साथ अपनी एक कमजोरी साझा की। और इस ईमानदारी ने बेटे को अपनी असली समस्या बताने की हिम्मत दी। टकराव सहयोग में बदल गया। इन सब तकनीकों में सबसे बड़ा नियम शायद एक ही है, जिसे कार्नेगी भी बार बार दोहराते हैं, कभी किसी को सार्वजनिक रूप से नीचा न दिखाएं। कभी नहीं। एक कहानी है एक आदमी की जिसके घर की हर घड़ी सुबह 11:42 पर जम गई है सालों से। क्यों? क्योंकि ठीक उसी पल उसके बॉस ने भरी मीटिंग में उसकी बेइज्जती की थी। वो पल उसके दिमाग में हमेशा के लिए जम गया। अरे बाप रे, ये बहुत ही दुखद है। किसी की एक गलती ने उस इंसान की जिंदगी को एक जगह पे रोक दिया। ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक फ्रैक्चर है। जब किसी की इज्जत पर सबके सामने हमला होता है तो हमारा दिमाग उसे एक शारीरिक खतरे की तरह देखता है। एमिगडाला हाईजैक। हाँ, सीखने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इंसान आपकी बात सुनना बंद कर देता है और सिर्फ अपने आत्मसम्मान को बचाने की जंग लड़ने लगता है। तो पुरानी कहावत की तारीफ सबके सामने करो और आलोचना अकेले में, ये सिर्फ अच्छी आदत नहीं, ये असल में ब्रेन साइंस पर आधारित है। बिल्कुल, क्योंकि सार्वजनिक आलोचना में 3 हमले एक साथ होते हैं। गलती का एहसास, सबके सामने शर्मिंदगी और टोकने वाले की नीयत पर शक कि क्या वो सच में मेरी मदद करना चाहता था या सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता था। बिल्कुल। एक मैनेजर सबके सामने कर्मचारी पर चिल्ला सकता है या वो उसे अकेले में बुलाकर अपनी किसी गलती के उदाहरण से बात शुरू कर सकता है। पहले रास्ते में रिश्ता टूटता है, दूसरे में और मजबूत होता है। और आलोचना करते वक्त भी, जैसा कि श्रोता के नोट्स में लिखा है, व्यवहार पर हमला करना चाहिए, इंसान की पहचान पर नहीं। ये सबसे जरूरी बात है। मान लीजिए एक किशोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। एक पिता कह सकता है, तुम चोर हो। ये उसकी पहचान पर हमला है। हाँ, आपने उसे एक लेबल दे दिया। अब उसके पास बदलने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपने तो बता ही दिया कि वो क्या है। दूसरा पिता कह सकता है, ये तुम्हारे जैसा काम नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसे बड़े होते नहीं देखा, तुम इससे बेहतर हो। यहाँ व्यवहार को गलत बताया गया है, इंसान को नहीं। और उसी जगह में ग्रोथ की, बदलाव की गुंजाइश पैदा होती है। तो अगर मैं आज की बातचीत को समेटूं तो जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि सुनना, सही तरीके से असहमति जताना और अपनी गलती मानना सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। नहीं, ये शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो इस पर आधारित हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। बिल्कुल। लेकिन ये ज्ञान एक सुपर पावर की तरह है, और हर सुपर पावर की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। मतलब इसका इस्तेमाल जुड़ाव बनाने के लिए भी किया जा सकता है और हेरफेर करने के लिए भी। प्रभाव और हेरफेर के बीच की रेखा बहुत पतली है। जब आप किसी के दिमाग का ताला खोलना सीख जाते हैं तो सवाल ये नहीं रह जाता कि ताला कैसे खोलें, सवाल ये बन जाता है कि अंदर जाकर आप क्या करेंगे। और यही सोच शायद हमारे श्रोता के लिए भी है, ये सोचने के लिए कि क्या कभी अनजाने में किसी की मदद करने या उसे सही करने के नाम पर हमने किसी को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया है।
क्या हम कभी किसी और के लिए वो इंसान बने हैं जिसने उनकी घड़ी को सुबह 11:42 पर हमेशा के लिए रोक दिया हो?